नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी दूसरी क्लास में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था मानव तंत्र, उसमें हमारा टॉपिक था पाचन तंत्र। उस पाचन तंत्र की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने पाचन तंत्र की बाह्य संरचना को अच्छे से पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि पाचन तंत्र मुख्यतः दो भागों में विभक्त रहता है। पहला भाग है आहार नाल और दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल को भी हमने अलग अलग भागों में विभक्त किया था, जिसके हम नाम बताएं तो पहला भाग होता है मुख, दूसरा होता है मुख गुहा। मुख गुहा आगे जाकर खुलती है मुख ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और सबसे अंतिम सिरा कहलाता है गुदा। और दूसरा भाग था पाचक ग्रंथियां। तो हम आज हमारा जो पाठ है उस पाठ के पाचन तंत्र के अंतर्गत उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आहार नाल से। आहार नाल की हम आंतरिक संरचना को देखें तो हम आहार नाल का प्रारंभ होता है मुख से। मुख के बारे में हम बात करें तो हमारा जो ये मुंह है एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में पाया जाता है। ये अनुप्रस्थ दरार आगे जाकर मुख गुहा में खुलती है और ये हमारा मुख दो गतिशील ओष्ठों से घिरा हुआ रहता है। अब हम देखें मुख का कार्य क्या है। मुख का कार्य ये है मुख गुहा के अंदर भोजन को ग्रहण करना। आगे देखें हम मुख आगे जाकर मुख गुहा में खुलेगा। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करें जो है मुख गुहा। मुख गुहा यानी बकल कैविटी। मुख गुहा को हम तीन भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। मुख गुहा के अंदर जो जो संरचनाएं पाई जाती है उन संरचनाओं में पहली संरचना है दांत, दूसरी संरचना है जीभ और तीसरी संरचना है लार ग्रंथियां। दांत यानी जो हमारे टीथ है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दांत से। दांतों के बारे में पढ़ें तो जो दांतों का अध्ययन है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी, यानी जो दांतों का अध्ययन है उस दांतों के अध्ययन को हम कहेंगे ओडोंटोलॉजी। आगे हम पढ़ें कि दांत कैल्शियम के बने हुए होते हैं, द्विबार दंती और गर्त दंती। द्विबार दंती का मतलब है कि जो मनुष्य के जो दांत है वो पूरे जीवन काल में सिर्फ दो बार ही आते हैं, इस वजह से इन्हें हम द्विबार दंती कहते हैं। और दूसरा शब्द है गर्त दंती। द्विबार दंती का मतलब तो पूरे जीवन काल में दो बार आना है और गर्त दंती का मतलब है मसूड़ों के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। तीसरा देखें हम कि दो प्रकार के दांत होते हैं, एक तो अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई का मतलब है जो दूध के दांत, यानी वे दांत जो हमारे बचपन यानी बाल्यावस्था में आते हैं और टूट के वापस गिर जाते हैं और उनके स्थान पर पुनः नए दांत आ जाते हैं। और जो नए दांत आते हैं उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। और इन दांतों के एक बार टूटने के बाद फिर पूरे जीवन काल में ये दांत वापस नहीं आ पाते हैं। अब हम बात करें दंत सूत्र की। तो जो एक वयस्क मनुष्य होता है उस वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसमें टोटल दांतों की संख्या होती है 32। और एक जो छोटा शिशु है, बच्चा है 8 से 10 साल का, 12 साल का, उस बच्चे के अंदर दांतों की संख्या होती है 20। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग दंत सूत्र लिखे हुए हैं। जो पहला वाला दंत सूत्र है ये तो वयस्क मनुष्य का है और जो दूसरा वाला दंत सूत्र है वो एक बच्चे का है। हम देखें इस जबड़े की सहायता से, ये हमारा ऊपरी जबड़ा है और ये हमारा निचला जबड़ा है। तो ये जो दांत है ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। हमारे अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिन्हें हम कार्य के आधार पर डिवाइड करते हैं, जिनके नाम मैं बताऊं आपको तो कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। तो हम इनकी संख्या देखें तो ऊपरी जबड़े में अगर हम इनको डिवाइड करें तो 8 दांत इधर है और 8 दांत इधर है। इसी प्रकार निचले जबड़े में 8 दांत इधर है और 8 दांत इधर है। तो टोटल ऊपरी जबड़े में 16 दांत हुए और निचले जबड़े में भी टोटल दांतों की संख्या 16 हुई। तो ये जो 2 इधर और 2 इधर ये सामने वाले दांत तो कहलाते हैं कृंतक दांत। इसके आगे वाले दांत एक इधर और एक इधर ये कहलाएंगे रदनक दांत और इसके आगे वाले दांत कहलाएंगे अग्रचौर्णक और सबसे अंतिम सिरे वाले दांत कहलाते हैं चौर्णक दांत। इस प्रकार से हमने ये दंत सूत्र पढ़ा। अब हम देखें दांतों के प्रकार, यानी जो हमारा कार्य है उस कार्य के आधार पर हम दांतों को कितने प्रकार में बांटते हैं भोजन को। अब हम देखते हैं कि दांत 4 प्रकार के मुख्यतः कौन कौन से हैं। एक तो कृंतक यानी इंसाइजर दांत, दूसरे रदनक यानी कैनाइन दांत, तीसरे अग्रचौर्णक यानी प्रीमोलर दांत और चौथे हैं चौर्णक यानी मोलर दांत।
अब इनकी संख्या देखें। एक वयस्क मनुष्य में हम देखेंगे तो हमने देखा था कि ऊपरी जबड़े में ये संख्या ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े दोनों को मिलाकर बताई गई है। कृंतक दांतों की संख्या होती है 8, रदनक दांतों की संख्या होती है 4, अग्रचोणक दांतों की संख्या होती है 8 और चोणक दांतों की संख्या होती है 12। अब हम बात करें कि ये किस किस उम्र में ये दांत हमारे शरीर में प्रकट होते हैं या पाए जाते हैं। तो हम देखें जो कृंतक दांत है वो 6 महीने के बच्चे में दिखाई देने लगते हैं, और जो रदनक दांत है उन रदनक दांतों को आने में 16 से 20 माह लग जाते हैं। और इसके बात करें हम चोणक दांतों की, तो चोणक दांत 12 से 15 माह के बच्चे में दिखाई देने लगते हैं, और जो अग्र चोणक दांत है वो लगभग 10 से 11 साल की उम्र में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं और इन दांतों को मुख्यतः हमने भोजन के आधार पर बांटा है। अब हम इनके कार्य देखते हैं। कार्य जैसे कृंतक जो दांत है वो कृंतक दांत भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। जो हमारे जो सामने वाले दांत हैं, यदि हम किसी एप्पल को काटेंगे तो काटेंगे कहाँ से? सामने से, ऐसे, है ना। तो जो कृंतक दांत है वो कृंतक दांत एप्पल को काटने का कार्य करेगा। और इसके अलावा जो रदनक दांत है वो रदनक दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये दांत मांसाहारी जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में अधिक विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि मांसाहारी जंतुओं में शिकार को फाड़ने की आवश्यकता पड़ती है, उसकी गर्दन को पकड़ के उसको चीरने फाड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो निकुले दांत होते हैं, तीखे दांत, जो कुत्ते में, शेर में जो बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं, उन दांतों को हम बोलते हैं रदनक दांत। और तीसरे दांत होते हैं अग्रचोणक। अग्रचोणक दांत भोजन को चबाने का काम करेंगे, और जो चोणक दांत है वो भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। दांतों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो जो हमारा जो दांत है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। हम देखते हैं जो दांत का जो सबसे बाहरी आवरण है, जो सफ़ेद यानी व्हाइट रंग का हमें दिखाई देता है, वो तो कहलाता है इनेमल। और इनेमल के नीचे की जो आंतरिक परत होती है उस परत को बोलते हैं हम डेंटिन। और उसके नीचे वाला हिस्सा होता है पल्प। पल्प में भरा हुआ जो रहता है उसको बोलते हैं गम। और गम के नीचे जो मसूड़ों में धंसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम सीमेंटम। और ये जो मसूड़ों में नीचे जो पाई जाती है दांत, वो उसकी जड़ें होती है, और इन जड़ों से ब्लड यानी रक्त वाहिनियां दांतों में प्रवेश करती है। ये जो इनेमल है ये दांत का सबसे कठोर आवरण होता है। यानी यूं कह सकते हैं कि अगर कोई हमसे प्रश्न करे कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हम जवाब होगा इनेमल। आहार नाल की संरचना में हमने अब तक पढ़ा है दांत को, और दांत के बाद जो अगला भाग है मुख गुहा का वो कहलाता है जीभ। अब जीभ की बात करें तो जीभ एक मांसल पेशीय संरचना है, एक मांसल और पेशीय संरचना है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र और पश्च भाग जो होता है वो फ्रेनुनम लिंगवम से जुड़ा हुआ रहता है। पश्च शिरा, अग्रभाग तो स्वतंत्र होता है जो गति कर सकता है, और पश्च भाग फ्रेनुनम लिंगवम द्वारा जुड़ा होता है। ये पश्च भाग जो फ्रेनुनम लिंगवम है ये हायोइड बोन, इस हायोइड बोन से जुड़ी हुई रहती है। और ये जो हायोइड अस्थि है ये एकमात्र ऐसी अस्थि है जो शरीर की अन्य किसी भी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं है। अगर हम देखें इस जीभ पर तो जीभ का कार्य क्या है, तो आप बताओगे जीभ का कार्य क्या है? जीभ का कार्य स्वाद का ज्ञान कराना। इस स्वाद के ज्ञान कराने के लिए जीभ पर स्वादांकुर पाए जाते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। हमारी जीभ पर लगभग निम्न 4 प्रकार के स्वादांकुर पाए जाते हैं। इनमें हम देखें तो जीभ का जो अग्रभाग है वो मीठे स्वाद का ज्ञान कराएगा, मध्य भाग नमकीन स्वाद का ज्ञान कराएगा, पश्च भाग कड़वे स्वाद का ज्ञान कराएगा, और जो पार्श्व यानी साइडें हैं वो खट्टे स्वाद का ज्ञान कराती है। हम देखें इस जीभ को हमने 4 भागों में बांटा है, पश्च भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग। यहाँ इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अग्रभाग में अलग स्वादांकुर है, पार्श्व में अलग प्रकार के स्वादांकुर है, पश्च भाग पर अलग प्रकार के स्वादांकुर है, और मध्य भाग में अलग प्रकार के स्वादांकुर पाए जाते हैं, जिससे जीभ के द्वारा अलग अलग प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जीभ को पढ़ा, और जीभ का मुख्य कार्य होता है स्वाद का ज्ञान कराना। आगे हम चलें तो आगे मुख गुहा में पाई जाती है लार ग्रंथियां यानी सलावरी ग्लैंड्स। मनुष्य में मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिनके नाम हैं, पहली है कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्लैंड्स,
दूसरी है सबलिंगुअल यानी अधोजीवा लार ग्रंथि, और तीसरी है मैंडिबुलरी ग्लैंड्स। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इन तीनों लार ग्रंथियों के द्वारा मुख गुहा में लार का स्त्रवण किया जाता है। इनकी स्थिति को हम इस चित्र के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो हमारे कानों के पश्च भाग में यानी कानों के नीचे की ओर मुख गुहा में पाई जाती है, और इसके द्वारा लार का स्त्रवण यानी लगभग 25% जो लार है वो इस पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा स्रावित की जाती है। आगे देखें हम समलिंगुअल यानी जो हमारा जीभ का नीचे वाला भाग है, अगर हम जीभ को नीचे वाले भाग पर लेके जाएं तो उस जगह हमें सबलिंगुअल ग्लैंड या अधोजीवा लार ग्रंथि उपस्थित मिलती है, जिसके द्वारा लार का स्त्रवण होता है। और तीसरी है मैंडिबुलरी ग्लैंड यानी जो हमारा नीचे वाला मैंडिबुलर जबड़ा है, जो हमारा ये जबड़ा है यानी जो दांतों का पीछे वाला भाग है, इस भाग पर ये मैंडिबुलरी ग्लैंड पाई जाती है। और इन तीनों ग्रंथियों का कार्य है लार का स्त्रवण मुख गुहा में करना। अब हम देखें लार, तो लार का स्त्रवण तो मुख गुहा में कर दिया जाता है, इसका कार्य क्या है? कार्य आपको पता है कि लार के द्वारा मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। लार के बारे में अध्ययन करें तो लार का जो पीएच है वो लगभग 6.8 से 7.3 तक होता है, यानी हम इसको अम्लीय कह सकते हैं। इसकी मात्रा होती है 1 से 1.5 लीटर पर डे, यानी जो हमारी मुख गुहा है उसमें लगभग 1 से 1.5 लीटर तक की लार प्रतिदिन निर्माण होती है। और इसके द्वारा टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम का स्त्रवण किया जाता है। लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। तो अगर हम ये कहें कि जो भोजन का पाचन है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। अब आगे हम देखें तो मुख गुहा में हमने दांत, जीभ और लार ग्रंथियों का अध्ययन किया। अब आगे वाले भाग पे चलते हैं। आहार नाल के पहले वाले भाग में पढ़ा हमने मुख, दूसरा भाग पढ़ा हमने मुख गुहा, और मुख गुहा के अंतर्गत हमने दांत, जीभ और लार ग्रंथियों का अध्ययन किया। तीसरी आहार नाल का तीसरा भाग है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। कल के वीडियो में भी हमने देखा था कि जो फेरिंग्स है वो मुख गुहा का पश्च वाला भाग है, यानी मुख गुहा की छत तो कहलाती है तालु, और तालु के जो पश्च वाला भाग है वो कहलाता है ग्रसनी। मुख गुहा का पश्च भाग यानी कोमल तालु, मुख गुहा का अग्र भाग यानी जो छत होती है, जो तालु होता है वो तो कठोर होता है, और जो पश्च भाग है वो थोड़ा कोमल होता है, और पश्च भाग के बाद ही ग्रसनी वाला भाग प्रारंभ हो जाता है। अब इस ग्रसनी को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ये जो ग्रसनी वाला भाग है ये भोजन और वायु यानी ऑक्सीजन जाने के लिए एक कॉमन रास्ता है। इस हमारे यहाँ पर इस जगह पर एक श्वास नाल है और एक ग्रसिका जो आहार नाल का भाग है, दोनों समानांतर रूप से पाई जाती है। तो भोजन और वायु के जाने के लिए जो कॉमन रास्ता है वो है ग्रसनी वाला भाग। अब ग्रसनी को हमने 3 भागों में बांटा है, नासा छिद्रों की ओर पाई जाने वाली नासाग्रसनी, मुख छिद्र की ओर पाई जाने वाली मुख ग्रसनी, और नीचे यानी कंठ की ओर पाई जाने वाली कंठ ग्रसनी। अब हम देखें कि यहाँ पर जो कंठ ग्रसनी है वहाँ पर 2 नलिकाएं समानांतर रूप से उपस्थित है। एक तो नलिका है ग्रसनी यानी ग्रसिका यानी इसोफेगस, और दूसरी है श्वासनाल या ट्रेकिया। अब जो भोजन का कण है वो अगर भोजन का कण यहाँ से मुख गुहा से अंदर प्रवेश करता है तो वो आगे पहुँचेगा कंठ ग्रसनी में, और कंठ ग्रसनी में अगर वो श्वासनाल की तरफ जाए या ग्रसिका की तरफ जाए, अगर वो श्वासनाल में जाता है तो श्वासनाल में जाने भोजन का कण फंसने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये श्वासनाल में ना चला जाए इसके लिए यहाँ पर श्वासनाल के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है। इस ढक्कन को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, जो भोजन के कणों को श्वासनाल में जाने से रोकता है। जैसे ही भोजन का कण यहाँ पर आएगा ये एपिग्लोटिस इस श्वासनाल के ऊपर आवरण के रूप में आ जाता है और ये भोजन का कण इधर ग्रसिका में स्थानांतरित हो जाता है और आगे ग्रसिका में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ग्रसनी है वो ग्रसनी एक संयुक्त स्थान है जो मुख गुहा के पश्चात पाई जाती है और 3 भागों में बटी हुई रहती है। बच्चों, इस प्रकार से आज हमने आहार नाल की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया
और उसकी आंतरिक संरचना में हमने देखा कि मुख, मुख गुहा और ग्रसनी किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, मुख, मुख गुहा और ग्रसनी के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और इनके कार्य क्या है। अब इसका अगला वाला जो भाग है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इन भागों का अध्ययन करने के लिए आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक का सहारा भी ले सकते हैं और नेक्स्ट कंटेंट को पढ़ने से पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक जरूर पढ़ें। थैंक यू।